तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसको कैसे बनाना है, ये भी आप लोग देख लें यहाँ पर। ठीक है कि आज हमने जो नेफ्रॉन का टॉपिक पढ़ना है, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले इसके डायग्राम को ज़रा प्रैक्टिस करेंगे कि ये डायग्राम आपने किस तरह से बनानी है। तो आज हमने बेसिकली डिस्कस करना है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन हमारा टॉपिक है। ये एक लॉन्ग कैटेगरी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और इसके साथ डायग्राम आपको मस्ट आएगी। डायग्राम के बगैर ये आपका जो टॉपिक है ना, ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, इस डायग्राम को बनाना कैसे आपने, सबसे पहली बात है कि आपने इसके अंदर जो है वो बेटा ये वाला पोर्शन ड्रॉ करना है ग्लोमेरुलस का, लाइक इस तरह से आपने पहले इसका ग्लोमेरुलस बनाना है बेटा, ये वाला पोर्शन, और फिर इसके ऊपर आपने दूसरी आउटलाइन से ये बेटा वुमेन्स कैप्सूल जिसे हम कहेंगे, ये आपने ड्रॉ करना होगा लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि मैं अब इसको कंप्यूटर पे और माउस की मदद से बना रहा हूँ तो डायग्राम में थोड़ा सा चेंज आ सकता है, लेकिन आपके पास पेंसिल है तो आप लोगों ने यही कोशिश करनी है कि आपकी जो डायग्राम है वो बेटा सही बने। इस तरह से आपने इसको बनाना है बेटे। बेटे इस तरह से ये डायग्राम आपकी बनेगी। ठीक है, इस डायग्राम को आपने इस तरह से ड्रॉ करना होगा। तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है नेफ्रॉन का। बेटा हमारा टॉपिक है जिसको आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहली बात है कि नेफ्रॉन है क्या। ठीक है, नेफ्रॉन जो है ना बेटा, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बेटा ऑफ किडनी का। तो नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन जो है ये हमारे पास एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बेटा किडनी का। ठीक है, किडनी जो है आपकी वो इसी यूनिट से बनी होती है। आप ये समझ लें कि आपकी जो किडनी है बॉडी में, वो बेटा इसी स्ट्रक्चर से बनी हुई है, इसी यूनिट से बनी हुई है, इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कह सकते हैं। ठीक है, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। अब देखो बेटा, किडनी जो है ना आपकी बॉडी में, इसका जो बेसिकली काम है वो अपना काम इसलिए परफॉर्म कर रही होती है क्योंकि इसके बैक एंड पे नेफ्रॉन जो है वो अपना काम कर रहा होता है, क्योंकि ये चीज़ तो इसी से बनी हुई है। किडनी जो है आपकी बॉडी में, किडनी जो है वो बेटा इसी यूनिट से बनी होती है जिसे हम नेफ्रॉन कह रहे हैं। और एक किडनी के अंदर तकरीबन हमें 1 मिलियन जो है ना वो नेफ्रॉन मिल जाते हैं। ठीक है,
मीन्स के देयर इज अ 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। एक किडनी में आपको तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन मिल जाते हैं, ठीक है, यानी कि 10 टैक्स से ज़्यादा आपको नेफ्रॉन मिलेंगे। तो इसलिए आपकी बॉडी में जो किडनी अगर काम कर रही है तो इसके पीछे नेफ्रॉन की वर्किंग है, ठीक है। अगर नेफ्रॉन काम कर रहा है तो किडनी भी काम कर रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, कि ये किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। अब देखो बेटा, अगर हमें इस के वर्किंग को समझना है तो हमें सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझना होगा, ठीक है, कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है और वो किस तरह से काम कर रहा है। तो सबसे पहली बात, हम इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे समझेंगे तो बेटा हमें इसके स्ट्रक्चर में दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स मिलते हैं। वो दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं, तो यहाँ पे हम बात शुरू करते हैं, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन, ठीक है जी। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो हमें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में दो बेटा पार्ट्स मिलेंगे। एक का नाम है रीनल कार्पसेल और जो दूसरा पार्ट है वो हमें इसके अंदर मिलेगा रीनल टिब्यूल। रीनल कार्पसेल और रीनल टिब्यूल, ठीक है बेटा, ये दो पार्ट्स हमें मिलेंगे। अब देखो बेटा, रीनल कार्पसेल और रीनल टिब्यूल, ये दो चीजें हैं जो कि हमें यहाँ पर मिलने वाली हैं। अब वो दोनों चीजें कौन कौन सी हैं, एक बार तो मैं आपको बताता चलूँ कि रीनल कार्पसेल जो है ना, कि आगे दो चीजों से बना होता है। एक इसके अंदर आपको मिलेंगी बेटा ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, और दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे मिलेगी वो बेटा वोमेन्स कैप्सूल कहलाएगा। ओके, यानी कि दो पार्ट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, एक है ग्लोमेरुलस और दूसरा है वोमेन्स कैप्सूल। अब ये दोनों चीजें क्या है बेटा, अगर आप इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखें ना तो आपको इसके स्ट्रक्चर के अंदर ना दो पोर्शन नजर आएंगे। एक पोर्शन जो कि इस तरह से रेड कलर का बना हुआ है, ठीक है, इस पोर्शन को बेटा हम ग्लोमेरुलस कहेंगे, जो कि बेसिकली एक नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, ठीक है। इट इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ये बेटा कैपिलरीज का एक नेटवर्क है। अब देखो बेटा, इसके अंदर आपको ना ढेर सारी नेटवर्क यानी कि कैपिलरीज मिल जाती हैं। हमने एक बात करी थी कि जब रीनल आर्टरीज, ठीक है, वो बेटा किडनी में एंटर होती है ना तो आर्टरीज डिवाइड होकर आर्ट्रियोल बनाते हैं। ये बात आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ी थी कि व्हेन आर्टरीज डिवाइड दे विल फॉर्म आर्ट्रियोल एंड व्हेन आर्ट्रियोल डिवाइड दे विल प्रोड्यूस कैपिलरीज, ये कैपिलरीज बना देती हैं। तो देखिए बेटा, ये रीनल आर्टरीज के डिवीजन से बनता है, ठीक है, इसे हम रीनल आर्टरीज के डिवीजन से बनाए यानी कि बनेगा, जिसे हम आर्ट्रियोल कहते हैं। और इसका जो नेम है ना वो है बेटा एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, इसे हम एफरेंट आर्ट्रियोल का नाम देंगे। एफरेंट वर्ड है ये, लेकिन जो बेटा नीचे आपको मिलेगा, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इस पोर्शन की अगर हम बात करें तो जो नीचे वाली चीज़ है ना, ये आपको एफरेंट आर्ट्रियोल कहलाती है। ये आपके पास एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यू भी बनता है बेटे। एमसीक्यू जो है वो कैसे बनेगा, मैं यहाँ पर इसको भी पहले लेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम इस पोर्शन को नाम देंगे एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है बेटे। तो मैं सिर्फ इसका यहीं पे नाम नहीं लिख रहा हूँ बस। तो ये बेटा इसका नाम है, ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल। ये है अफरेंट और ये है एफरेंट, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब आर्ट्रियोल डिवाइड होता है तो ग्लोमेरुलस जो है वो किसके डिवीजन से बनेगा, एफरेंट आर्ट्रियोल के डिवीजन से बनेगा। और जब ये कैपिलरीज जॉइंट होती हैं तो ये एफरेंट आर्ट्रियोल बना देती हैं। ये आपका एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यू है बेटा, जो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, जो आपको नीचे साइड बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये साइड बॉक्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, the capillaries of glomerulus arise from the afferent arteriole and join to form the afferent arteriole। तो इससे बेटा ये आपका एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है बेटे। तो अब बात शुरू करते हैं कि बेटा ये जो आप नेटवर्क देख रहे हैं कैपिलरीज का, हम इसे ग्लोमेरुलस का नाम देंगे, ठीक है। दिस इज नॉन एज ग्लोमेरुलस, हम इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। और बेटा ये नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, जहाँ पर ब्लड की प्रॉपर फिल्ट्रेशन होनी होती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन आता है ना, वो इसके ऊपर आप देख सकते हैं, जो ब्लैक कलर का पोर्शन है बेटा, इस ब्लैक कलर के पोर्शन को हम वो मेंस कैप्सूल कहेंगे, जो इसको कवर कर रहा है, ठीक है।
यानी कि बोमैन कैप्सूल जो है ना वो इसको कवर करेगा। तो जी बेटे, अब ये वाला जो पोर्शन है ना, इसके ऊपर जो ब्लैक कलर का पोर्शन आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला इस तरह से जो बना हुआ है, इसे हम वोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, जो बेटा इसको कवर कर रहा है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज को, ठीक है ना। यानी कि ग्लोमेरुलस कैपिलरीज जो है वो इस तरह से इस एक ना कह लो कि रीनल ट्यूब्यूल का एक पार्ट है ये बेसिकली, जो कि आगे से ब्लाइंड होता है और ग्लोमेरुलस को कवर कर लेता है। हम इन दोनों को कलेक्टिवली नाम देते हैं रीनल कैप्सूल, यानी कि जहां पर ग्लोमेरुलस और बेटा जो बोमैन कैप्सूल है, इन दोनों को कलेक्टिवली हम नाम देंगे रीनल कैप्सूल। जैसे मैं इस डायग्राम में आपको शो कर देता हूँ, तो इन दोनों को हम रीनल कैप्सूल का नाम देंगे, ठीक है, जहां पर ग्लोमेरुलस और बोमैन कैप्सूल जो है वो आपस में मिल रहे हैं। अब मैं आपकी बुक के ऊपर भी साथ साथ रीडिंग कर देता हूँ। ये जो पोर्शन है ना, यहाँ तक आपने निफ्रॉन की हेडिंग देनी है, ठीक है। निफ्रॉन, निफ्रॉन क्या है? द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड निफ्रॉन एंड देयर आर ओवर 1 मिलियन निफ्रॉन इन ईच किडनी। और यहाँ पर आप हेडिंग दे देंगे स्ट्रक्चर ऑफ निफ्रॉन की, ठीक है। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर ऑफ निफ्रॉन, निफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ निफ्रॉन, दैट इज रीनल कैप्सूल एंड रीनल ट्यूब्यूल। तो बेटा इसमें दो पार्ट्स होते हैं, रीनल कैप्सूल और रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है जी। ये आपने साथ मेंशन करना होगा। तो हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, एक निफ्रॉन की हेडिंग और दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ निफ्रॉन। और उसके अंदर लाइन आपने लिख दी है कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ निफ्रॉन, रीनल कैप्सूल एंड रीनल ट्यूब्यूल। अब इसके बाद आपने लिखना होगा The renal capsule, ये आप हेडिंग भी दे सकते हैं renal capsule की, कि renal capsule is not a tubular part and has a two parts, glomerulus and Bowman's capsule. Glomerulus is a network of capillaries while Bowman's capsule is a cup-shaped structure that encloses glomerulus. यहाँ तक renal capsule की हेडिंग आएगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक renal capsule की हेडिंग आएगी। स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर लाइन लिखी आपने, उसके बाद एक सब हेडिंग बना दिया रीनल कैप्सूल। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास हेडिंग बनेगी, जो कि बेटा यहाँ से लेकर आप लोग पहले मार्किंग कर लें यहाँ तक, ठीक है जी। ये आपकी हेडिंग बनेगी रीनल ट्यूब्यूल, मेन हेडिंग आएगी रीनल ट्यूब्यूल की, ठीक है। दिस इज फॉर रीनल ट्यूब्यूल। तो बात शुरू करते हैं हम लोग। अब देखिए बेटा, रीनल ट्यूब्यूल क्या चीज़ है। रीनल ट्यूब्यूल जो है ना, जो आप इसमें आप ब्लैक कलर का पोर्शन देख रहे हो ना, ये सारा पोर्शन रीनल ट्यूब्यूल कहलाएगा। आफ्टर बोमैन्स कैप्सूल, बोमैन कैप्सूल के बाद, यानी कि यहाँ से आप समझ लें कि इससे आगे ऑनवर्ड जो स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है ना, वो सारा रीनल ट्यूब्यूल कहलाएगा। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन है, इसे हम नाम देंगे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ PCT, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये बेटा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। इसे प्रॉक्सिमल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फोरी बोमैन कैप्सूल के बाद आ जाता है पोर्शन, और बेटा ये बहुत ज़्यादा इसमें ना बेंडिंग होती है, यानी कि इसमें बेंड्स होते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए हम इस पोर्शन को प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का नाम देंगे। जैसे कि आप इसके ऊपर लेबल हुआ भी देख रहे होंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये वाला सारा पोर्शन होगा, ठीक है बेटे। हम इस पूरे पोर्शन को प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो रीनल ट्यूब्यूल का जो दरमियान वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये एक यू शेप का हो जाता है और ये हिस्सा काफ़ी हद तक स्ट्रेट होता है, इसमें इतनी ज़्यादा बेंडिंग नहीं होती। ये अभी बहुत सिंपल आपको दिखाया जा रहा है, अगर आप इसको नेट पे देखेंगे ना बेटा, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल यहाँ पे आपको बुक में दिया गया है। फिलहाल ये मैं आपको बता दूं कि इसका जो बोमैन कैप्सूल के बाद वाला हिस्सा आता है, जिसे हम प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कह रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बेंडिंग्स होती हैं, और ये चूंकि फौरी तौर पे आ गया, इसलिए हम इसे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का नाम देंगे, ठीक है। प्रॉक्सिमल यानी कि इमीडिएटली। इसके बाद जो सेंटर में पहुंचता है रेनल ट्यूब्यूल, तो इट बिकम स्ट्रेट एंड यू शेप, ये यू शेप ले लेता है, और इस यू शेप के अंदर आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एक बेटा इसके अंदर ये वाला पोर्शन है, जिसे हम बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, नीचे की तरफ जाता हुआ, और दूसरा जो पोर्शन होगा इसे हम बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब, ऊपर जाता हुआ, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हैंडले और असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हैंडले। तो ये दोनों को कलेक्टिवली हम लोग लूप ऑफ हैंडले कहेंगे। लूप ऑफ हैंडले इज अ यू शेप स्ट्रक्चर, जहाँ पर ये स्ट्रेट हो जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का, ठीक है। हम इस पोर्शन को डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, क्योंकि ये बेटा लास्ट पे आ रहा है पोर्शन, इसमें भी फिर बहुत ज़्यादा बेंडिंग्स आ जाती हैं, इसलिए हम इस पोर्शन को डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का नाम दे देते हैं, ठीक है बेटे, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल।
तो ये पोर्शन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये तमाम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद एक नेक्स्ट पोर्शन आता है जिसे हम नाम देंगे कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये बेटा कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है ना, इसके अंदर बेटा हंड्रेड्स ऑफ नेफ्रॉन ओपन हो रहे होते हैं। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ नेफ्रॉन ओपन इन अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। एक कलेक्टिंग डक्ट में एक नेफ्रॉन नहीं खुलता बल्कि हंड्रेड ऑफ नेफ्रॉन खुलते हैं। जैसे कि अगर आप ऑब्जर्व करें इस डायग्राम में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेटा क्या है, एक इसकी ओपनिंग है, ये क्या है, इसकी एक ओपनिंग है, ये क्या है बेटा, इसकी एक ओपनिंग है, और ये क्या है, इसकी एक ओपनिंग दिखाई हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ डिफरेंट नेफ्रॉन्स ओपन हो रहे हैं एट अ टाइम, और ये सिंगल एक कलेक्टिंग डक्ट है। यही कलेक्टिंग डक्ट्स बेटा आगे चलकर रीनल पैरामिड्स में चेंज हो जाती है, और रीनल पैरामिड्स एक फनल लाइक शेप में ओपन होते हैं जिसे हम रीनल कार्पसेल कहेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। तो अगर हम इसको बुक के ऊपर देखें तो वो कहता है द रीनल ट्यूब्यूल इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन व्हिच स्टार्ट्स आफ्टर बोमेन्स कैप्सूल। ये बेटा एक नेफ्रॉन का पार्ट है जो कि बेटा बोमेन कैप्सूल के बाद स्टार्ट हो रहा है। इट्स फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, the next is U-shape and is called loop of Henle, and the last portion of renal tubule is a distal convoluted tubule। तो ये इसने renal tubule की सारी डिटेल आपको दे दी हुई है। अब आगे हम चलते हैं तो वो कहता है the distal convoluted tubules of many nephrons open in a single collecting duct। कि जितनी भी बेटे distal convoluted tubules हैं, ठीक है, इनके नेफ्रॉन्स एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाते हैं। Many collecting ducts join together to form several hundred papillary ducts which drain into the renal pelvis। अब जो हिस्सा आप हाईलाइट होता हुआ देख रहे हैं इस पे आप हेडिंग दे दें कलेक्टिंग डक्ट की। जो हिस्सा आप हाईलाइट होता हुआ देख रहे हैं इस पे आप हेडिंग दे दें कलेक्टिंग डक्ट। इस पे कलेक्टिंग डक्ट की हेडिंग आ जाएगी। तो ये आपका लॉन्ग कैटेगरी का क्वेश्चन है, और इसके साथ बेटा ये पूरी डायग्राम आपको बनानी पड़ेगी। इस डायग्राम को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और ये समझ लें कि इस चैप्टर की अभी सेकंड डायग्राम है जो आप लोग यहाँ पे बनाएंगे। एक डायग्राम आपके पास ये वाली आ गई है, ठीक है, और इसके बाद ये डायग्राम है, और एक डायग्राम ये आ गई है, ठीक है।